अगर हम बात करने लगे एप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केसी की, तो इसमें केवल दो एप्लीकेशन आते हैं। पहला है आपका प्रेडिक्टिंग ऑफ द डायरेक्शन। हमने कहा डायरेक्शन से क्या मतलब है, तो हमने कहा हम इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं जो बेसिक इक्वेशन थी। तो हमने कहा कि हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी ए प्लस आपका बी कन्वर्ट हुआ सी में और डी में, और ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड भी जानी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा एक नया वर्ड आता है जिसका नाम होता है, बोलूंगा रिएक्शन कोशेंट, जिसका सिंबल होता है QC या QP। अगर आप प्रेशर लेते हैं तो आप बोलेंगे QP, अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं तो आप बोलेंगे QC। और बिल्कुल ये वही रहेगा जैसे आपने KP KC निकाला था। तो हमने कहा फॉर्मूला बन जाएगा इसका C⁻C और D⁻D के बाद आपका डिवाइड बनेगा A⁻A और B⁻B। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उन्होंने कहा केवल आपको छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर निकाली जाती है ये आता है एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर आप निकालें इन चीजों का रेशियो तो उसे आप रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे। और सिमिलरली आप अगर बात करने लगे यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करने लगे तो उसका नाम था आपका केसी। और केसी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को अगर मैं दोबारा कॉपी करता हूं तो यहां पर फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बनेगा, A⁻A और B⁻B, कंडीशन अप्लाई एट इक्विलिब्रियम ओनली। हमने कहा इन दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। तो मैंने कहा अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और स्ट्रेट लाइन में कहा कि जो केसी होता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक ये कांस्टेंट बना रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर कभी QC आपका केसी से पीछे रह जाता है तो रिएक्शन जो जाएगी उसको आगे जाना पड़ेगा और बोला जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। हमने कहा कि अगर QC कभी आगे निकल गया तो क्या होगा, बोलूंगा रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कभी QC KC के बराबर आ गया तो आप बोलेंगे ये कंडीशन तो इक्विलिब्रियम पर बनी हुई है। हमने कहा इसी को एक बार और लिखेगा। तो हमने कहा ठीक है, QC के आपके तीन अलग अलग केसेस रहेंगे। जब आप कंपेयर करोगे किससे, बोलूंगा KC से, तो ये रहेगा KC और KC। पहले केस में QC आपका कम है, अगर कम है इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, बोलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर QC KC के बराबर आ गया तो बोलूंगा जो गिवन कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की ही दी गई है। और कभी QC KC से आगे निकल गया तो बोलूंगा रिएक्शन कहां आएगी, बोला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा इसी का एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल करते हैं और बोल दिया जाता है कि आपको जो PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 जिसका Kc की वैल्यू मान लीजिएगा आपको 10 दी गई है, और किसी टाइम t पर इसकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो आपका 2m दी गया है, यहां पर आपको 1m दिया है और यहां पर आपको मान लीजिएगा 5m दिया है। अब कंटेनर में आपका PCl3 और Cl2 प्रेजेंट है तो कोलिजन करके PCl5 बनाएगा, और PCl5 दूसरे PCl5 से कोलिजन करके आपका PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। इन में मुझे नहीं पता रिएक्शन कहां जाके एडजस्ट करेगी, वो आगे जाके एडजस्ट करेगी या पीछे जाके एडजस्ट करेगी। तो मैंने बोलूंगा कंफ्यूजन से बचने के लिए आप यहां पर QC निकाल लीजिएगा। अगर आप QC निकालते हैं तो क्या लिख सकता हूं, 1⁻1 इंटू 5⁻1 और डिवाइड बाई आ जाएगा 2⁻1। क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर आपका आ गया 2.5, और QC है एट एनी टाइम या इनिशियली जो भी आप निकालने लगे। अब ऑब्जर्व कीजिएगा जो आपका QC बना है क्या वो आपका कम डेटा है KC से। अगर KC से कम डेटा है इसका मतलब ये केस लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन जाके एडजस्ट करेगी, और एडजस्ट करने के बाद जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी आपकी PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस आपका Cl2। पहले से आपका 1 बैठा हुआ है, यहां पर आपका 5 है। 2 में से अगर ये केमिकल आगे जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस x और ये बन जाएगा आपका 5 प्लस x। और इस टाइप से मैं बोल सकता हूं रिएक्शन आगे जाके ही सेटल होगी।
तो इस टाइप से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। कोई कह लीजिए एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं एग्जांपल नंबर आपका 2 लेता हूं तो आपको बिना पेन और पेपर के बताना है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो हमने कहा हमारे पास रिएक्शन है आपके पास 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम N2 और ये बना 3H2। इसकी Kc की वैल्यू दी रखी है 2.5। किसी टाइम t पर मान लीजिएगा इसका डेटा आपको दे रखा है 1/2, इसका दे रखा है आपका मान लीजिएगा 3 और इसका दे रखा है आपका 2। तो मैं बोलूंगा अगर मुझे नहीं पता कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी तो एट एनी टाइम क्या निकालते हैं, बोलूंगा QC। तो QC की वैल्यू ध्यान रखते हुए जो लिखा है ये मोलरिटी है, मोल नहीं है। अगर मोल होता तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए था। तो QC की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 3⁻1 इंटू 2⁻3 चेक कीजिएगा डिवाइड बाई क्या बोल सकता हूं 1/2 और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2⁻3 का मतलब हुआ आपका 8। जब ये 8 इंटू 4 गया ये 1/2 स्क्वायर होने के बाद तो आपका कितना बना, बोलूंगा 32। तो आंसर आपका आएगा 32 डिवाइड बाई 3। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो QC है वो KC से आगे निकल गया? तो बोलूंगा QC, ये आपने लिखा यहां पर KC और ये QC। अगर QC आगे निकल गया तो रिएक्शन आएगी और बोला जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड आके एडजस्ट करेगी। मैंने कहा बैकवर्ड करने का मतलब, तो उन्होंने कहा फिर से लिखेगा 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2। ये आपका था 0.5, ये आपका था 3, ये था आपका 2। पीछे आइएगा, मैंने कहा पीछे कैसे आते हैं, तो उन्होंने कहा ये 3 में से आएगा पीछे x, तो ये आपका आएगा यहां पर 3x पीछे। अगर 1 के साथ 3 जाता है पीछे तो बोलूंगा 1 से 2 मोल बनेगा, इसका ना यहां पर क्रिएट होने वाला होगा आपका 2x। इस टाइप से किसी भी रिएक्शन को मैं देखकर बता सकता हूं कि QC निकाला जाएगा और KC से देखते हुए आप बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाके एडजस्ट करेगी या बैकवर्ड जाके एडजस्ट करेगी। काम आपका है ये। सेकेंड एप्लीकेशन है आपका प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब KP और KC के न्यूमेरिकल डेटा से आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन आगे जाएगी या बहुत ज्यादा आगे जाएगी। मैंने कहा एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा कि 2 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमने मान लीजिएगा कोई एग्जाम्पल लिया PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2, और अगर मैं यहां पर बोलता हूं ये इसका KC आपको दिया हुआ है 10⁻99, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब KC का फॉर्मूला क्या था, KC का फॉर्मूला था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या मैं बोलता हूं KC एबनॉर्मली हाई वैल्यू है, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका बहुत ज्यादा रहेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद में ये डेटा तो मैक्सिमम बनेगा और ये डेटा आपका बन जाएगा, बोलूंगा नियरली 0। ध्यान रखिएगा क्योंकि KC बहुत ज्यादा है इसीलिए आपका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बनेगा, और मैं बोल सकता हूं कि रिएक्शन 99.99% आगे चली जाएगी। इसका मतलब कंटेनर के अंदर जिसमें आप ये रिएक्शन करा रहे हैं उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रहेगा और रिएक्टेंट आपका नेग्लिजिबल रहेगा। मैंने कहा एक एग्जांपल और लेते हैं, तो हमने कहा यहां पर आपका PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है PCl3 और Cl2 और KC की वैल्यू दे दी 10⁻99। इसका मतलब हमने कहा KC का मतलब होता था प्रोडक्ट अपॉन आपका रिएक्टेंट। क्या आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर में रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा, और रिएक्टेंट मैक्सिमम का मतलब है ये तो आपका प्रेजेंट होगा और इन दोनों की वैल्यू नियरली 0 या कहीं नेग्लिजिबल मानी जाएगी। तो आप KC और KP का डेटा देख के बोल सकते हैं रिएक्शन आगे ओके जा रही है या मैक्सिमम आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड ही चली गई। मैंने कहा कोई तो एक आएगा जो इनके बीच में आएगा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बात करने लगे PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 और KC की वैल्यू मान लीजिएगा आपने दी थी केवल 10, तो बोलूंगा कंटेनर में ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, तीनों में से कोई भी नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो आगे से जब आप न्यूमेरिकल करते हैं या आप थर्ड एप्लीकेशन को अगर मैं इसी में ऐड करने लगूं और बोलने लगूं कि कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें, तो हम सबसे पहले KP और KC के न्यूमेरिकल डेटा को देखेंगे और बताएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहीं पर आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट है।
यहां पर हम एप्लीकेशन नंबर 2 का यूज करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल केसी को हम वेरी कराएंगे और देखेंगे कि कैसे केसी का डेटा वेरी कराने के बाद आपका जो मेथड होगा वो चेंज कर जाएगा। तो हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन लिया और ये था आपका कि आपको दिया गया था कि जो PCl5 है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में PCl3 और Cl2 बन रहा है, जहां पर केसी की वैल्यू दे रखी है आपका 10⁻⁻⁵ मान लीजिएगा। हमने कहा अगर ये इक्वेशन मान ली तो t इक्वल टू 0 पर आपने माना कि ये 10m दिया हुआ है और ये स्टार्टिंग में 0 है और उन्होंने बोला कि जब ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो PCl3, Cl2 और PCl5 का कितना कितना कंसंट्रेशन कंटेन में अवेलेबल होगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्या बोलूं केसी एबनॉर्मली कम है, और अगर केसी कम है और मैं सॉल्व करने लग जाऊं तो बोलूंगा केसी का मतलब होता था आपका प्रोडक्ट अपॉन आपका आता था रिएक्टेंट। चूंकि केसी कम है इसका मतलब प्रोडक्ट भी कम होगा। यहां तक सही है। अगर आपका प्रोडक्ट कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब जब आपने इक्विलिब्रियम अचीव किया तो बोलूंगा 10 में से या 10 अल्फा। चूंकि 1 में से जाता है अल्फा तो आपका 10 में से जाएगा 10 अल्फा। मैंने कहा ठीक है, तो ये भी आपका बनेगा 10 अल्फा और ये भी बनेगा आपका 10 अल्फा। मैंने कहा जब केसी की बात करी तो केसी का फॉर्मूला बनेगा आपका 10 अल्फा, चेक करते रहेगा, और 10 अल्फा डिवाइड बाई आ जाएगा 10 1 माइनस अल्फा। मैंने सबको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बना आपका अल्फा स्क्वायर और यहां पर 10 आएगा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बन जाएगा। केसी की वैल्यू मैंने रखी 10⁻⁻⁵। अब केसी का न्यूमेरिकल डेटा बताता है रिएक्शन आगे जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि प्रोडक्ट कम बनेगा। इसका 1 में से अगर आगे अल्फा जा रहा है तो मैं 1 को ना लेके मैं परसेंटेज देने लगूं तो मैं बोलूंगा अगर मैं 100 हूं तो आगे जाने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब आगे जाने का मतलब है अल्फा की टेंडेंसी कम है। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा कम होता है तो मैं क्या अपनी तरफ से ये मान सकता हूं कि 1 और अल्फा में अल्फा नेग्लिजिबल है। किसने बताया? बोलूंगा केसी एबनॉर्मली लो था। मैंने कहा ठीक है, ये एजम्पशन गलत हो भी सकता है पर ट्राई करते हैं। जब मैंने वैल्यू रखनी स्टार्ट करी तो मैंने कहा 10⁻⁻⁵ इक्वल टू 10 इंटू आपका बना आपका अल्फा स्क्वायर और ये आपने मान लिया 1। मैंने जब अल्फा यूज किया तो यूज करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू आई 10⁻⁻3। मैंने कहा क्या जो मैंने एजम्पशन माना था वो सही माना था? तो उन्होंने कहा ये डेटा यहां पर रखिएगा। बोलूंगा 1 और अल्फा की वैल्यू आई 10⁻⁻3। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या इधर आपका 100 बनेगा और इधर आपका 0.1 बनेगा। क्या ये जो डेटा आया है क्या ये 2% से भी कम आया है? क्योंकि 2% का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में 2, तो बोलूंगा 100 के रेस्पेक्ट में अगर 0.1 आता है तो ये तो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब जो चीजें आपने एज्यूम करी थी वो सही थी। इसका मतलब आपको अल्फा पता चल चुका है और जैसे ही आपको अल्फा पता चला तो आप बोलेंगे मैं कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं। मैंने कहा जी पीसीएल की 3 की कंसर्न कितनी थी? उन्होंने कहा 10 अल्फा और जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जाएगा 10⁻⁻2m। सिमिलरली आप यहां पर PCl5 और Cl2 निकाल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। हमने कहा सेम क्वेश्चन हमें दोबारा करना है और दोबारा करने का मतलब केवल मैंने यहां पर चेंज क्या किया, आराम से देखिएगा। PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम, PCl3 और Cl2 t इक्वल टू 0 पर 10 था, 0 और 0 बना हुआ था। अब मैंने मान लिया जो Kc की वैल्यू है ये आपका 10⁻7 मान लीजिएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि Kc का फॉर्मूला था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Kc बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो मैं क्या पूछूं, जितना भी मेरे पास केमिकल है वो आगे नहीं जाएगा, वो मैक्सिमम आगे चला जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं ये बोलने लगूं कि 99.99% आगे चला गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूं मैं हूं वो नेग्लिजिबल बचा हूं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये 10 का 10 आगे चला गया। अगर ये 10 का 10 आगे चला गया तो बोलूंगा ये रफली कितना बनेगा 10 और ये रफली कितना बनेगा 10। मैं बोलूंगा भाई आप कितने बचे? बोलेगा मैक्सिमम आगे भेज दिया। मैंने कहा फिर भी कितना बचे? बोला जाएगा मैं बचा हूं x। मैंने कहा x की वैल्यू नियरली 0, क्योंकि मेरी रिएक्शन मैक्सिमम आगे जा रही है तो बचने वाला अमाउंट रफली 0, लेकिन 0 नहीं होगा। मैंने कहा ये किसने बताया? बोलूंगा केसी के डेटा ने, क्योंकि केसी एबनॉर्मली हाई है।
मैंने कहा चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करने लगे तो बोलूंगा केसी का फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन, क्या बोल सकता हूं, यहां पर आपका x आ जाएगा और x आते ही आपका केसी का जब मैंने डेटा यहां पर रखा तो बना 10⁻7 इंटू बना 100 अपॉन बना x। जब आपने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू आपकी आई 10⁻⁻5। क्या चेक कीजिएगा, क्या x की वैल्यू आप अगर ऑब्जर्व करें तो नेग्लिजिबल ही बची हुई है। जो मैंने एज्यूम किया था वो सही हो गया, इसका मतलब अब मैं फाइनल आंसर बोल सकता हूं और फाइनल आंसर में बोला जाएगा भाई PCl3 कितना बना, बोलूंगा रफली 10। 10m का मतलब है 9.9999, वो सीधा नहीं ना, बोलूंगा रफली 10, जितना लिया था सब बन गया। मैंने बोला जी PCl5 कितना बचा, तो बोलेगा अभी तो बताया था 10⁻⁻5m, ये मींस जितना लिया था वो मैक्सिमम आगे चला गया, जो बचने वाला है वो नेग्लिजिबल बचा है। मैंने एक बार केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली, एक बार मैंने केसी की वैल्यू एक बार बहुत कम ले ली, मैंने एक बार केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम हो तो क्या होगा। हमने कहा इसके लिए का मतलब हुआ कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 कराना चाह रहे हैं। मैंने जब एग्जाम्पल नंबर 3 की ट्राई करी तो उन्होंने कहा PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 में केसी की वैल्यू मान लीजिएगा आपको 10 दे दी है। तो मैंने कहा कि अगर ये आपका 10 और ये 0 0 है तो 10 में से जाने वाला होगा x, तो मैं बोलूंगा ये भी बनेगा x और ये भी x। मैं केसी की वैल्यू अगर सॉल्व करने लगूं तो 10 इक्वल टू बनेगा यहां पर x डॉट x अपॉन 10 माइनस x। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सही है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो बना 100 माइनस 10x इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करोगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस आपका बनेगा 10x और ये बन जाएगा माइनस 100 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखते हुए कि कभी भी एग्जाम में, जो कि कंपटीशन वाले एग्जाम होंगे, उसमें कभी भी क्वाड्रेटिक बनाने को नहीं आएगी। ज्यादातर क्वेश्चन में या तो वो ऐसा बोलेगा कि वो मैक्सिमम आगे चली गई, या ये बोलेगा कि वो मैक्सिमम आगे नहीं गई, नेग्लिजिबल आगे गई है। तो एक में आप अल्फा नेग्लिजिबल कर देना और एक में बचने वाला आप नेग्लिजिबल कर देना। बट अगर मैं पूरा समझाने लगूं तो मैं बोलूंगा भाई मुझे तो x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैंने कहा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या x की वैल्यू बोल सकता हूं माइनस बी, प्लस माइनस में केवल प्लस लूंगा चूंकि x नेगेटिव तो नहीं होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब बना 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब ये बना 400 डिवाइड बाई आपका आ गया 2। क्या बोल सकता हूं वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 प्लस आपका बनेगा यहां पर 500 डिवाइड बाई 2, और जब इसकी वैल्यू आपने निकाली तो वैल्यू आई 6.18। और अगर 6 आपने 18 निकाल दी यहां पर वैल्यू, तो क्या बोल सकता, अब मुझे सभी का आंसर पता है। मैं बोलूंगा PCl3 की वैल्यू कितनी, बोलूंगा x का मतलब 6.18 मोलैरिटी, और आपने कहा Cl2 बोलूंगा सेम, आपने कहा PCl5 बोलूंगा 10 माइनस 6.18। कैलकुलेशन करते रहेगा। जब मैंने तीनों क्वेश्चन देखे तो मैंने कहा कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से पूछा जाता है, तो बोला जाएगा केवल एक में ही पूछा जाता है, और वो है आपका कहीं ना कहीं जहां पर केसी की वैल्यू एब्नॉर्मली कम होती है। इसीलिए आप चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हो या आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हो, बार बार आपको बोला जाता है 1 माइनस अल्फा में अल्फा नेग्लिजिबल कीजिएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो अल्फा है वो 100 के रेस्पेक्ट में 2% से कम आना चाहिए। अगर आपका 2.1 आ गया तो आपको एडवाइस की जाती है कि आप कैलकुलेटर का यूज करें, लेकिन अगर कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो 2.1 को भी आप नेग्लिजिबल ले लीजिएगा, चाहे आप 3 तक भी आप उसे नेग्लिजिबल ले लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई फिल्टर नहीं है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूं तो मैं तो बोलूंगा 2% में नेग्लिजिबल क्यों, मैं तो वो भी लेके आऊंगा। अरे 100 का माल आप 102 में कैसे बेच सकते हैं। तो हम लोगों को डेली लाइफ की बात नहीं करनी, हमें एक्सपेरिमेंट की बात करनी है। जब मेरे 4 ऑप्शन आएंगे कंपटीशन में तो मुझे बेस्ट आंसर चूज करना होता है। आज तक केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा आया है जब नेग्लिजिबल नहीं था, जो कि था हाइड्रोलिसिस पर लेके, तो आयनिक चैप्टर में वो क्वेश्चन जरूर सर्च कीजिएगा। हम लोग अब बात करेंगे कुछ एडवांस ग्राफ की। ध्यान रखिएगा एडवांस के हैं, वो भी ग्राफ हैं, और अगर कभी आपका क्वेश्चन ग्राफ पर आता है तो हम लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिलता है कि आपको इजीली ग्राफ देखकर आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका PCl5 का। तो हमने कहा ग्राफ नंबर 1 में आपको बोला गया PCl5
डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने कहा PCl3 और Cl2, T इक्वल टू 0 पर ये A और ये 0 0 बना हुआ है। सभी डायग्राम में बाय डिफॉल्ट आपको लेके चलना है 1 लीटर, क्योंकि अदरवाइज में ज्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग उसे नहीं कवर करेंगे। हमने कहा अगर इक्विलिब्रियम अचीव होना है तो रिएक्शन आगे जाएगी। मैंने कहा अगर रिएक्शन आगे जाएगी तो इक्विलिब्रियम पर बनेगा A माइनस एक्स, तो ये भी बनेगा x और x। तो मैंने दो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करे। आपका नंबर फर्स्ट डायग्राम रहेगा केवल कंसंट्रेशन का, और इसी के साथ में दूसरा जो डायग्राम रहेगा वो रहेगा आपका रेट का। आराम से क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका टाइम हो गया, यहां पर भी आपने लिखा टाइम और यहां पर लिखा कंसंट्रेशन। आप मोल लिखिएगा या कंसंट्रेशन लिखिएगा, बात एक ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम को 1 लीटर ले लिया। डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने एक डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ये बताते हुए कि जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डॉट वाला है इसको मैं आगे से इक्विलिब्रियम टाइम मान के चलूंगा। मैंने कहा चलेगा, अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा जब आपका टाइम 0 था तो PCl3 और Cl2 आपका 0 था। इसका मतलब ये डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में आपका PCl5 कुछ ऊपर था, तो बोलूंगा जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो लगातार Cl3 और Cl2 आपके बढ़ने स्टार्ट होंगे और 0 से x तक बढ़ेंगे। इसका मतलब डायग्राम कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा और उसके बाद ये चेंज तो होगा लेकिन ओवरऑल चेंज नहीं होगा। बोलूंगा जितना उसने क्रिएट किया था उतना ही वापस चला गया PCl3। इसका मतलब ओवरऑल PCl3 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई। मैंने कहा ठीक है, तो लाइन किसकी आएगी? बोलूंगा ये लाइन आपकी PCl3 की भी आ सकती है और Cl2 की भी आ सकती है, क्योंकि दोनों 0 से x बढ़े हैं। अगर आप इस गैप को मान लीजिएगा x लेके चलते हैं तो क्या पूछो, अगर ये x है तो PCl5 भी यहां पर्टिकुलर जहां पर पहले था यहां से x कम होगा और कम होने के बाद ये पर्टिकुलर बन जाएगा, और बोलूंगा ये आपका ग्राफ आ गया PCl5 का। और डॉट डॉट देखने लगे तो मैं बोलूंगा जहां से चला था वहां से आपका x नीचे आ चुका है। कंडीशन अप्लाई। इस पूरे प्रॉब्लम में मैंने वॉल्यूम 1 लीटर लिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, हम रेट की बात करते हैं। तो हमने कहा रेट का फॉर्मूला क्या था? बोलूंगा रेट का फॉर्मूला था आपका, रेट फॉरवर्ड था K फॉरवर्ड इंटू PCl5, और सिमिलरली आपका रेट बैकवर्ड था K बैकवर्ड इंटू PCl3 इंटू Cl2। खुद सोच के बताएगा डायग्राम में क्या स्टार्टिंग में PCl3 0 है? अगर स्टार्टिंग में PCl3 0 है तो बोलूंगा रेट बैकवर्ड भी 0 होगा। इसका मतलब टाइम पर्टिकुलर अगर ये देखा जाए तो ये आया रेट फॉर बैकवर्ड का। स्टार्टिंग में आपका PCl5 नॉन जीरो था और मैक्सिमम था, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड भी मैक्सिमम आएगा। टाइम के साथ क्या बोलना, PCl5 आपका अमाउंट कम हो रहा है, PCl5 कम हुआ, इसका मतलब PCl5 के कम होने से रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका कम होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब एक रेट तो आएगा नीचे की तरफ, और टाइम के साथ अगर PCl3 और Cl2 बढ़ना स्टार्ट कर दे तो बोलूंगा इसके बढ़ने से रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा। तो एक रेट तो बढ़ेगा और दूसरा रेट लगातार कम होगा। जब दोनों का रेट एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो बोलूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और वो बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की ट्राई करी और मैंने कहा एक पर्टिकुलर डायग्राम ये था और एक ये था, और बाद में दोनों के रेट सेम हो गए। ये आपका था बैकवर्ड वाला रेट और ये था आपका फॉरवर्ड वाला रेट, और इस टाइम के आगे बोला जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये टाइम है जब आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट बन गई, और जब आप बात करते हैं रेट की तो आप बोलते हैं रेट दोनों का इक्वल हो गया, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट। हमें कहा गया और डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको अगर मैं ग्राफ नंबर 1 बोलने लगूं तो हमें ग्राफ नंबर 2 में बोला गया PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम, PCl3 प्लस आपका Cl2, और बोला गया T इक्वल टू 0 पर ये A था, ये 0 0। बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम को 1 लीटर ले लिया गया है। मैंने कहा ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है तो आपने इसी में किसी 0 को कर दिया यहां पर 2, मैंने अपनी तरफ से चेंज किया। अब रिएक्शन अगर आगे जाती है तो क्या बोल सकता हूं, जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो A में से जाने वाला होगा X, कंटेनर में 2 पहले से बैठे हुए हैं, कंटेनर में X और आगे रिएक्शन करके, तो क्या बोलता हूं कंटेनर में जो आपका PCl3 बनेगा
वो हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और Cl2 तो अभी बना है x। मैंने कहा ठीक है, मैंने दोबारा से डायग्राम बनाने स्टार्ट किया और मैंने कहा फिर से आपके दो डायग्राम ही बनेंगे। मैंने कहा एक डायग्राम ये बना और दूसरा डायग्राम इसी के ठीक नीचे बनेगा आपका रेट का डायग्राम। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सबसे पहले आपका ये पर्टिकुलर बना दिया कि ये पर्टिकुलर टाइम मान के चलूंगा कि इस टाइम पर आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर भी टाइम का आया और ये भी टाइम का आया। यहां पर आपने कंसंट्रेशन बनाया और यहां पर आपने रेट बनाया। अब खुद सोचिएगा, क्या दोस्तों स्टार्टिंग में PCl5 मैक्सिमम था, स्टार्टिंग में Cl2 0 था जब आपने टाइम की वैल्यू 0 की, और स्टार्टिंग में जो आपका PCl3 था वो आपका 2 बना हुआ था। तो ये तो पॉइंट आया 2, ये आया 0 और ये आया कोई A कितना भी हो सकता है, वो आपका 5 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, तो उसका डेटा नहीं पता मुझे। मैंने कहा चलेगा रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी और Cl2 0 से x बढ़ गया। मैंने कहा 0 से x बढ़ गया, ये आपका आ गया और ये डायग्राम बना आपका किसका, Cl2 का। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए। मैंने कहा जी Cl2 तो बना दिया आपने, PCl3 कितना होगा, बोलूंगा PCl3 बनाने से पहले बताएगा ये गैप कितना आएगा, बोलूंगा ये गैप तो x आएगा, बोलूंगा तो Cl2 भी आपका अगर x बढ़ा है तो PCl3 भी जितना था उसमें x बढ़ जाएगा। मैंने कहा मतलब उन्होंने कहा ये जो पर्टिकुलर लाइन आपने बना रखी जहां पर पहले से बैठा हुआ है PCl3, यहां से ऑब्जर्व कीजिएगा और ये पर्टिकुलर लाइन बन जाएगी। और जब आप इस रेड वाले से गैप निकालेंगे तो ये भी x आना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर बताएगा जो PCl3 बना वो आपका क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स। मैंने कहा दो केमिकल तो बढ़ रहे हैं, क्या PCl5 लगातार कम होगा? मैंने कहा ठीक है, अगर लगातार कम होगा तो अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर ये गैप x है तो ये x नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, चेक कीजिएगा। और जहां से वो पहले चला था ये नीचे का गैप भी आपका x आएगा और ये बन गया आपका PCl5। क्या इक्विलिब्रियम में आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि लगातार PCl5 कम हुआ है और लगातार PCl3 और Cl2 आपका बढ़ा है? मैंने कहा ठीक है, अब बात करते हैं रेट की। पुराने डायग्राम से ही बात करने लगे हैं तो स्टार्टिंग में PCl3 था आपका 2 और Cl2 था 0। मुझे बताया गया है मैथमेटिक्स वालों ने कि कभी भी अगर कोई 0 आ जाता है तो आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड तो 0 ही आएगा। मैंने कहा इसका मतलब यहां पर आप लिखेंगे 0, कौन सा, रेट ऑफ बैकवर्ड, और यहां पर कहीं लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब बताएगा क्या टाइम के साथ PCl5 कम हुआ, PCl5 कम हुआ है, इसका मतलब इसके कम होने से रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड तो नीचे आएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड आपका ऊपर जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के दोनों डायग्राम एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। नीचे वाला था आपका RB और ऊपर वाला हो गया आपका RF। इस पर्टिकुलर केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपके इक्वल हो गए। ध्यान रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला आपका रेट बैकवर्ड का ही आए, वो डिपेंड करता है ऊपर वाले डेटा पर कि वो फॉरवर्ड जाके एडजस्ट कर रहा है या बैकवर्ड जाके एडजस्ट कर रहा है। हमने कहा कि ठीक है, अब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल जो आ रहा है तो एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, और एग्जांपल इसलिए ज्यादा लिए जाएंगे जिससे कि आपको चैप्टर गलती से भी टफ ना लगने लगे। हमने कहा जी एग्जांपल नंबर 3 हमने फिर से लिया PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम, PCl3 और आपने Cl2 T इक्वल टू 0 पर ये लिया A, ये लिया 2 और ये लिया आपने 1। और मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका जो केसी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो केसी मान लीजिएगा केसी आपको कुछ दिया हुआ है और ये रिएक्शन आगे और पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। क्योंकि मुझे केसी नहीं पता, हमने बताया था कि अगर ये आपका क्यूसी निकालने लगे तो क्यूसी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको हम देखना पड़ेगा कि केसी पीछे जा रहा है, केसी आगे जा। हम लोग इस पर्टिकुलर से बचने के लिए मैंने आपको मान लिया कि आप मान लीजिएगा कि रिएक्शन आगे जाके एडजस्ट हो रही है, तो अगर ये a माइनस एक्स आएगा तो बोलूंगा 2 प्लस एक्स बनेगा। पहले वाले का टाइम का 2, नया बना है वो x हो गया, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स। मैंने कहा अब डायग्राम बताइएगा। मैंने कहा फिर से आपके दो डायग्राम बनेंगे और इस डायग्राम बनने के बाद में आपको ग्राफ बहुत ज्यादा इजी दिखने चाहिए। और मैंने इक्विलिब्रियम टाइम बनाने के लिए कुछ इस टाइप का डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना दी।
मैंने कहा ये टाइम इंटरवल कौन सा है, तो उन्होंने कहा वो टाइम जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। तो ये भी आपका टाइम आया, इक्विलिब्रियम यहां पर अचीव कर चुका है, ये आपका रेट आएगा और ये आपका कंसंट्रेशन आएगा। सभी क्वेश्चन में वॉल्यूम को 1 मानना है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा कंसंट्रेशन बोला जाएगा कोई भी जीरो नहीं है। मैं ये ए को मान लीजिएगा 10 के ऊपर मान के चल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये जो डायग्राम है, ये अगर आप इसको 1 बोलते हैं तो ये है आपका पीसी, ये है आपका Cl2। ये अगर आप मान के चलते हैं तो ये मान लीजिएगा आपका है PCl3 और कहीं पर आपका ए बैठा हुआ है PCl5। मैंने कहा टाइम के साथ क्या PCl3 बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा बढ़ रहा है। क्या Cl2 बढ़ रहा है, बोलूंगा बढ़ रहा है। इसका नाम ये डायग्राम आपका ऊपर जाएगा और फिर कांस्टेंट, सेम पर्टिकुलर ये डायग्राम भी ऊपर जाएगा फिर कांस्टेंट, और ये डायग्राम हुआ है PCl3 का और ये डायग्राम Cl2 का। जहां से पहले बैठा हुआ था वहां से x चेंज हो गए। अगर ये दो केमिकल बढ़े हैं तो क्या पूछता हूं, PCl5 को कम होना पड़ेगा। अगर PCl5 कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने ये गैप लिया और मैंने यहां पर जब कॉपी किया तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा और ये वैल्यू आपकी आ गई PCl5 की। जहां पर पहले बैठा हुआ था उसमें आपने x कम कर दिया और ये जहां पर पहले बैठा हुआ था आपने इसको x बढ़ा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। बताएगा फिर से अगर मैं लिखने लगूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड का फॉर्मूला था K फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और रेट बैकवर्ड था आपका K बैकवर्ड, यहां पर आपका आएगा PCl3 और यहां पर आएगा Cl2। स्टार्टिंग में इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो तो नहीं होगा। इसका मतलब टाइम अगर जीरो है तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। टाइम के साथ इस पर्टिकुलर में मैंने कहा है Cl2 इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ अगर PCl3 और Cl2 इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा। इसका रेट ऑफ बैकवर्ड तो ऊपर जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड नीचे आएगा। मैंने कहा ये पर्टिकुलर जब डायग्राम को हमने डायग्राम में ग्राफ में कन्वर्ट किया तो पता चला डायग्राम कुछ इस टाइप का आएगा और ये बन गया वो नीचे वाला रेट ऑफ बैकवर्ड, ऊपर वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के बाद में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं इसको रिवर्स मान लेता, क्योंकि मुझे QP, QC और KC की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस डायग्राम में ऊपर वाला हो जाता रेट ऑफ बैकवर्ड और नीचे वाला हो जाता रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो जब आप न्यूमेरिकल करें तो आप ये मत बोलिएगा कि जी बुक वालों ने तो एक ही डायग्राम दे रखा है जिसमें ऑलवेज रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो से स्टार्ट कर रखा है, ये मानते हुए कि प्रोडक्ट साइड में सब लोग जीरो है, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर केस में वैलिड होता है। लेकिन ऐसा कोई वैलिड नहीं कि फॉरवर्ड ऊपर आए और बैकवर्ड नीचे आए, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि बैकवर्ड ऑलवेज जीरो से स्टार्ट। अगला ग्राफ नंबर आपका 4 आता है जिसमें कि आता है आपका 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम N2 प्लस आपका आता है 3H2। पहले की तरह ही हमने ये एज्यूम किया कि यहां पर जो वॉल्यूम आता है वो 1 लीटर आता है और अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे तो टाइम इक्वल टू 0 पर मान लीजिएगा ये A है और ये 0 0 बना हुआ है। हमने कहा जैसे ही इक्विलिब्रियम आपका अचीव होता है तो A में से जाने वाला हो जाता है 2x। तो मैं बोलूंगा अगर ये 2 मोल जाएंगे तो ये 1 मोल बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा आपका x और ये बनेगा आपका 3x। तो हमें कहा गया कंसंट्रेशन और रेट दोनों का ग्राफ बनाइएगा। तो मैंने कहा कि अगर आप पर्टिकुलर y एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखते हैं तो एक ग्राफ आएगा और सिमिलरली आप रेट को लिखते हैं तो ये भी कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। रेट आ गया, कंसंट्रेशन आ गई और ये पर्टिकुलर वो टाइम आ गया जिसके बाद आपकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट आपका इक्वल हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम। यहां पर आपका आएगा टाइम और यहां पर भी आपका आएगा टाइम। अब मुझे बताएगा क्या स्टार्टिंग में N2 और H2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहां पर आप स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं। जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई तो आपका जो N2 था वो X बना। तो मैंने कहा ये आपका मान लीजिएगा गया और बाद में कांस्टेंट हो गया और ये जो गैप है जहां से उसने स्टार्ट किया था ये गैप आपने 0 बोला। मैंने कहा N2 0 से X बन चुका है। मैं बोलूंगा सेम टाइम इंटरवल में जो H2 था वो आपका 0 से बना है 3x। तो बोलूंगा ये अगर x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसका मतलब ये डायग्राम कहीं ना कहीं यहां पर जाके
तब जाके हॉरिजॉन्टल होगा। और ये देखा जाए तो ये 3x गैप आएगा जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये डायग्राम बना आपका N2 कंसंट्रेशन का डायग्राम और ये बना आपका H2 कंसंट्रेशन का डायग्राम। बात करते हैं NH3 की। अब NH3 कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे डेटा नहीं पता, मुझे बार बार A पता है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने कहा कि यहां पर आपका A बना हुआ है। अगर ये A बना हुआ है तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो A की वैल्यू मतलब NH3 की वैल्यू लगातार कम हो रही है। स्टार्टिंग में अगर A था तो कम होने वाला होगा आपका 2x, तो बोलूंगा ये अगर x है तो ये x और ये x का मतलब कहीं ना कहीं 2x यहां पर आएगा और डायग्राम लगातार कम होते 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 उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर गैप लिखा जाएगा 2x जहां से चलना स्टार्ट किया था। और ये डायग्राम बन गया किसका? NH3 का। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये बीच में आएगा, मैं बोलूंगा ये पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है A पर। तो अगर A की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये पर्टिकुलर कलर उठा के ऊपर नीचे कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो ये याद मत करना कि जो NH3 है वो H2 और N2 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड A पर करेगा। मुझे केवल इतना देखना है कि जब आपने N2 को x बढ़ाया तो जो आपका H2 है वो 3x बढ़ेगा और सेम टाइम पर जो NH3 है वो आपका 2x कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। हमने कहा रेट की बात करते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो रेट की बात करते हैं, ये दोनों जीरो है। अगर ये दोनों जीरो है तो बैकवर्ड का रेट आपका रहेगा जीरो। तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर तो आपका आया स्टार्टिंग में बैकवर्ड। स्टार्टिंग में NH3 मैक्सिमम है, इसका मतलब ये आया आपका फॉरवर्ड। बैकवर्ड लगातार आपका बढ़ेगा और फॉरवर्ड लगातार आपका कम होगा और एक इंटरवल आएगा जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर आप बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। ये क्वेश्चन ये उम्मीद करते हुए कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जा चुका है। हमने कहा जी और टफ क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे टफ क्वेश्चन करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब वो क्वेश्चन जिसमें आप अनकंफर्टेबल होते चले जाएंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 5, और 5 आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको क्वेश्चन दिया PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम और दे दिया यहां पर PCl3 और ये दे दिया Cl2 और टाइम इक्वल टू 0 पर ये दिया A, ये दिया आपका 2 और ये दिया आपका 0। वही कहानी, अभी भी वॉल्यूम आपको 1 लीटर मान के चलना है और आपको यहां पर रेट का डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम? रेट का। तो मैंने कहा अगर आप रेट का डायग्राम बनाने लगते हैं तो मैं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर y एक्सिस और ये पर्टिकुलर आपने x एक्सिस को यहां पर टाइम बना दिया और यहां पर आपने रेट बना दिया। तो कुछ लोगों ने जैसे मैंने इसको कवर किया तो कुछ लोगों ने पहले दिमाग में आर्गुमेंट किया, अरे ये डायग्राम तो अभी बना चुके थे। अगर डायग्राम बना चुके थे तो मैं लिख देता हूं फिर से। रेट ऑफ फॉरवर्ड का फॉर्मूला था K फॉरवर्ड और बनेगा आपका PCl5 कंसंट्रेशन। रेट ऑफ बैकवर्ड बनेगा K बैकवर्ड और PCl3 और आपका Cl2। जब आपने स्टार्टिंग में देखा तो ये आपका 0 था, ये 0 था, इसका मतलब ये 0 होने से रेट ऑफ बैकवर्ड 0 हुआ। इसका मतलब यहां से तो आप बोलेंगे 0 और ये आप बोले जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाला रेट कम होगा, बैकवर्ड वाला बढ़ेगा। एक टाइम इंटरवल वो आएगा जहां पर दोनों का रेट आपका सेम हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिएगा, वेरीफाई अब आपका काम है करना। ये है आपका रेट ऑफ, लिख सकता हूं क्या? ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ट्राई कीजिएगा, चीजों को पॉज कीजिएगा, आगे का आंसर ना देखें और ट्राई कीजिएगा कि जो आपका ग्राफ बन रहा है क्या वो लॉजिकल है, क्या उस पर्टिकुलर ग्राफ का जो आंसर आएगा क्या आप उसमें हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्या ग्राफ 100% एक्यूरेट आएगा आगे जाने से पहले। तो क्वेश्चन अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको दिया है कि आपने इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, डायग्राम बनाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ और नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ। पॉज कीजिएगा, पर मुझे तो कंटिन्यू करना है। हम लोगों को बात करने लगे, अगर आप यहां पर
पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता था, स्पीड बढ़ा देता था। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो क्या बोलते हैं, स्पीड बढ़ाने का मतलब जो रिएक्शन है वो जल्दी आगे जाएगी, जल्दी पीछे आएगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचने वाला जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने टाइम इंटरवल कम कर दिया तो जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था टी इक्विलिब्रियम, उसको मैं बोलूंगा कि जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है वो थोड़ा सा पहले आ जाएगा और ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो जो आपका माउंटेन बनाया था जिससे आपने एक्टिवेशन एनर्जी बोली थी वो हाइट कम आ जाती थी। हाइट कम होगी, इसका मतलब आपका जो केबी था वो बढ़ जाना चाहिए था। याद आया थोड़ा सा? अगर केबी बढ़ जाना चाहिए था तो मैं बोलूंगा केबी के बढ़ने पर आरबी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये 0 है स्टार्टिंग में। इसका मतलब स्टार्टिंग में यही पॉइंट माना जाएगा रेट बैकवर्ड का। मैंने कहा ठीक है। हल्का सा जब पर्टिकुलर आप ऊपर वाले की बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की, तो माउंटेन कम होने से फॉरवर्ड वाला भी और बैकवर्ड वाला भी दोनों रेट चेंज हुए थे। तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने पर के फॉरवर्ड बढ़ेगा, के फॉरवर्ड बढ़ेगा, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा। इसका ये पॉइंटर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और मैंने डायग्राम को और एक्सटेंड कर दिया। अब ये पॉइंट वहीं रहेगा, चूंकि ये बढ़ने पर ये नहीं बढ़ पाया था, चूंकि ये 0 था। मैंने कहा ये इसके बढ़ने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया, ये पॉइंट वहीं रहा, ये आपका ऊपर चला गया। और जब आपने दोनों डायग्राम को देखा तो इक्विलिब्रियम पर इसकी जो वैल्यू रहेगी a माइनस एक्स वो तो सेम रहेगी, ये डेटा सेम रहेगा, ये बढ़ चुका है, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा। इसका जो पैरेलल लाइन आई है ये भी थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाएगी। और जब आपने पूरा डायग्राम देखेंगे तो आपको जो डायग्राम दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। रेट ऑफ बैकवर्ड स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा, बाकी जगह बढ़ा। रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका ओरिजिनल से बढ़ा, ब्लू वालों से बढ़ा, इक्विलिब्रियम पे ही बढ़ा। और ये आपका आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ट्राई देखेगा कितने लोगों ने सही कर पाए हैं। अगर सही कर दिया तो मैंने इसमें अगला क्वेश्चन भी लिया कि मैंने इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया। नेगेटिव कैटलिस्ट से माउंटेन की हाइट बढ़ जाएगी, माउंटेन की हाइट बढ़ गई, इसका मतलब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी इजीली ना बैकवर्ड जाएगी। बताइएगा, अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला तो केबी कम हुआ, केबी के कम होने से ये कम नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी 0। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रेड पॉइंट मार्कर से बनाने लगूं तो ये अभी भी आपका यहीं पर रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर के एफ कम हो गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये जो ग्रीन पॉइंट था ये नीचे आ जाएगा। और जो टाइम इंटरवल है बहुत ज्यादा स्लो जा रही है रिएक्शन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और ज्यादा टाइम का मतलब हुआ क्या, आपको जो डायग्राम दिखाई देगा क्या वो इस टाइप का दिखाई देगा। और ये पर्टिकुलर आपका फिर से बन गया इक्विलिब्रियम। ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला बैकवर्ड है, और ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। ये है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट पर, और आपने जो ब्लू कलर से बनाया था ये है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ, और ये है आपका नो कैटलिस्ट। तो आपको मैंने 3 डायग्राम बता दिए। तीनों डायग्राम में कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, कौन सा लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये सब कवर हो चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हो जाए आप पॉज करके फिर से ट्राई कीजिएगा, क्या आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो बस। हमने कहा पॉइंट नंबर आपका 6 आता है और 6 ने बोला PCl5 डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहां पर बोला गया PCl3 और Cl2 T इक्वल टू 0 पर A, ये आपका मान लीजिएगा 3 बना हुआ है और ये आपका 2 बना हुआ है। मैं अपनी तरफ से, चूंकि रिएक्शन आगे पीछे ये कहीं पर भी जा सकती है, तो मैं ये आपको गिवन कर रहा हूं कि ये a माइनस एक्स आया तो ये 3 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स आया। वॉल्यूम वही, आपको 1 लीटर मानना है। मैंने कहा ठीक है, हम बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने एक y एक्सिस ड्रॉ किया और आपने एक x एक्सिस ड्रॉ किया, और x एक्सिस पर आपने लिखा टाइम और यहां पर लिखा आपने रेट। और मैंने कहा रेट का मुझे इंफॉर्मेशन कम आता है, तो मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड के फॉरवर्ड होगा और PCl5 कंसंट्रेशन होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड होगा के बैकवर्ड
कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। स्टार्टिंग में इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, और अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो तो नहीं होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। टाइम के साथ ये डेटा बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके बढ़ने पर R भी बढ़ेगा, इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड तो ऊपर आएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड ऊपर से नीचे आएगा। तो मैंने इसको मान लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड, और कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका वो पॉइंट आया जहां पर इक्वेशन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये कौन सा था, रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये पॉइंटर आया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड जब आपने कोई भी इसमें कैटलिस्ट ऐड नहीं किया। अब पॉज कीजिएगा, ढूंढिएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने से क्या होगा और नेगेटिव कैटलिस्ट डालने से क्या होगा। आराम से 5 मिनट लीजिएगा, मेरा काम कंटिन्यू पढ़ाना है तो मैं आगे कवर कर रहा हूं। मुझे कहा गया पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने पर, अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने की बात करने लगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट का अंदर माउंटेन की हाइट कम कर देगा, इसका अंदर आगे जाना इजी हो जाएगा, इसका अंदर आर्हीनियस इक्वेशन से के फॉरवर्ड बढ़ेगा, ये नॉन जीरो, तो के फॉरवर्ड के बढ़ने से रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा। ये दोनों भी नॉन जीरो, चाहे स्टार्टिंग हो या बीच में कहीं पर भी हो, क्योंकि Cl2 की वैल्यू 2 दी गई है और PCl3 की वैल्यू 3 दी गई है। इसका मतलब इसके बढ़ने पर रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा। इसको ये डायग्राम भी ऊपर जाएगा, ये डायग्राम भी ऊपर जाएगा, और टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, और ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा ये पॉइंटर ऊपर गया, ये पॉइंटर ऊपर गया, क्या आपको ऐसा लगेगा कि डायग्राम कुछ इस टाइप का बन गया? ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड बार बार नहीं लिख रहा, और ये टाइम इंटरवल वो है जो आपका इक्विलिब्रियम अचीव करने में लगा है। लिख देता हूं, ये पार्टिकल तब है जब आपने कौन सा कैटलिस्ट लिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया, और यहां पर आपने टाइम पहले से मेंशन किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपका अगर आंसर आ पा रहा है। हमने कहा नेगेटिव कैटलिस्ट, अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या पूछता, के बी कम होगा, के बी कम होने से आर भी कम होगा, इसका मतलब ये पॉइंटर नीचे आएगा तो ये पॉइंटर तो यहां पर आएगा, के एफ के कम होने पर आर एफ भी कम होगा, इसका मतलब इनिशियली जो भी था वो नीचे आएगा। रिएक्शन बहुत स्लो जा रही है आगे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव करने में टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये पॉइंटर आगे जाएगा और ये जो इफेक्टिव रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं इसका डायग्राम क्या बता सकता हूं, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और ये आपका फिर से बन गया टी इक्विलिब्रियम। चेक करना अब आपका काम है, क्या आपका 100% एक्यूरेट आंसर आ रहा है या अभी भी मिस्टेक आ रही है। अगर मिस्टेक आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो मैं और आगे चलूंगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका ग्राफ रहेगा एक्टिविटी और टाइम के बीच। हम लोग अगर बात करने लगे ग्राफ नंबर 7 की, और 7 में बोला गया CaCO3 डायनामिक इक्विलिब्रियम CaO और आपका बन गया CO2। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि CaCO3 चूंकि आपका सॉलिड होता है तो लिखना पड़ेगा कि ये आपका सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा और ये गैस होगा। तो आपसे बोला गया दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा अगर T इक्वल टू 0 पर आप लिखते हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल, तो बोलूंगा मान लीजिएगा ये आपका A बना हुआ, ये आपका 0 और ये 0, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो A में से जाएगा आपका X, ये भी X और ये भी X। तो हमें क्वेश्चन वालों ने कहा कि आपको दो क्वेश्चन बनाने हैं या दो ग्राफ बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है, ये जो डायग्राम बना है ये आपका है कंसंट्रेशन का और ये है आपका एक्टिविटी का, और यहां पर आपने दे दिया टाइम और यहां पर भी दे दिया आपने टाइम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्टिविटी की। हमें बोला गया है कि सॉलिड और आपका जो सॉल्वेंट होता है उसको कभी भी केपी और केसी में नहीं दिखते, और उन पर्टिकुलर की एक्टिविटी को आप 1 मानते हैं। और अगर आप गैस की बात करने लगे और एक्वस की बात करने लगे तो आप एक्टिविटी को आप लेके चलते हैं कंसंट्रेशन के इक्वल। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर में कौन से ऐसे केमिकल हैं जो सॉलिड स्टेट में बने हुए हैं, तो बनूंगा CaCO3 और दूसरा आपका है CaO। तो वो 0 से स्टार्ट होंगे, सडनली
जैसी रिएक्शन आगे स्टार्ट होगी वो बोला जाएगा कि हम तो ए बन चुके हैं और ए का मतलब हो चुका है आपका बोलूंगा 1 और ये पॉइंट आपका बन चुका है एक्टिविटी इक्वल टू 1 किस किस केमिकल के लिए बोलूंगा CaCO3 के लिए और यही डायग्राम आपका बनेगा CaO के लिए। CaCO3 यहीं से स्टार्ट होगा और जो CaO है वो जीरो से सडनली ऊपर आके स्टार्ट होगा क्योंकि CaO स्टार्टिंग में तो था ही नहीं तो आप तो तब ये बोलना पड़ेगा कि वो जीरो है लेकिन वो नेग्लिजिबल जो डिफरेंस है उसको मैंने इग्नोर करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन या एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जिसमें ए की वैल्यू आपने रखी 1। मैंने कहा ठीक है। अब CO2 के लिए क्या होगा बोलूंगा CO2 तो गैस है और किसी गैस के लिए एक्टिवेशन होती है उसकी बोलूंगा कंसंट्रेशन के इक्वल। मैंने कहा ठीक है टाइम के साथ CO2 बढ़ेगा और टाइम के बाद CO2 बढ़ने का मतलब है कि डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसे पहुंचेगा। ये जो टाइम आएगा ये आप बोला जाएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। मैंने कहा अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो मैंने कहा कि ये आपका आ चुका है CO2। किसी ने कहा कि डायग्राम दोबारा से बनाना था हमें तो हमने कहा ठीक है अगर आपने दोबारा से बनाना है तो ये डायग्राम आपस में ऊपर नीचे बना दिए। अब आपने कहा कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करने लगे तो कंसंट्रेशन होता था आपका मोल अपॉन वॉल्यूम और मोल को कई बार हम लोग लिख देते थे कि ये रहेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन बन जाएगा वॉल्यूम। अगर मैं किसी सॉलिड के लिए बात कर रहा हूं तो सॉलिड के लिए क्या पूछना मास अपॉन वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं डेंसिटी और डेंसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब मैंने पर्टिकुलर दो केमिकल से पूछा कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो सॉलिड हैं तो उन्होंने कहा जो CaCO3 आया और CaO आया दोनों के दोनों आपके सॉलिड हैं। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने CaCO3 से उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा तो उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर मास तो आपका 100 आएगा और डेंसिटी आपकी आएगी 2.71 ग्राम पर सीसी। मैंने डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास से आपका डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो मुझे आंसर मिला वो मिला आपका 2.71 डिवाइड बाई आपका 100। और सिमिलरली जब मैंने CaO से पूछा तो मुझे मिला 3.34 डिवाइड बाई 56। 3.34 आपका ग्राम पर सीसी डेंसिटी हुई और जब मैंने दोनों की कैलकुलेशन करी तो मुझे पता चला CaO की जो कंसंट्रेशन आएगी वो ज्यादा आएगी या कहीं रफली 3 टाइम्स रहेगी। आपने y एक्सिस पे बोला है कंसंट्रेशन बनाने के लिए तो मैंने जो CaCO3 का ग्राफ अगर बनाया जाए तो ये डायग्राम आपका बना मान लीजिएगा CaCO3 का। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा आपका CaO का। बात करते हैं CO2 की। क्या CO2 लगातार इस टाइप का बनेगा और ये ग्राफ आपका CO2 का आएगा। CO2 लगातार बन रही है इसलिए मैंने बोला CO2 की कंसेंट्रेशन बोली जाएगी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन सॉलिड के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं रहेगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस रहेगा। इसीलिए दोनों की डेंसिटी आपकी या कंसंट्रेशन कांस्टेंट चल रही है CaCO3 और CaO की, जबकि जो CO2 का ग्राफ है वो जैसे हमने पहले नीचे वाले डायग्राम में पढ़ा था वैसे ही पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा एक्टिविटी का डायग्राम अलग होता है और आपका कंसंट्रेशन का डायग्राम अलग होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में 99% में हम लोग गैस की ही बात करते हैं या एक्वस की बात करते हैं, इसीलिए आप एक्टिविटी लिखो या आप कंसंट्रेशन लिखो बात एक है, लेकिन सॉलिड में दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहां पर हम लोग पॉइंट नंबर 7 पर ही क्लोज कर रहे हैं।